क्लास 11th लेसन चल रहा है हमारा सेंटर ऑफ मास, है ना, जिसका आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, लेकिन जहाँ पर मास अलग अलग दिया होता है, कहाँ दिया होता है, अलग अलग। जैसे लास्ट वीडियो में आपने अगर देखा हो तो मैंने ऐसा समझाया था कि एक मास यहाँ रखा हुआ है, कोई मास यहाँ रखा है, कोई मास यहाँ रखा है, अलग अलग दूरी पर कुछ मासेस हैं, है ना, और हमको इन मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तब हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, तब हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया था, एक्स COM का फॉर्मूला क्या लगाया था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में m, टोटल m मतलब तीनों का मिला के m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी टोटल m कह दो, उसको कैपिटल लिख दो, ऐसे लिख देते हैं। ये हमने पहले किया था। इसी प्रकार y होता है तो m1 y1 m2 y2 m3 y3, है ना। और इसी टाइप से अगर z का निकालना हो तो m1 z1 m2 z2 m3 z3 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मासेस कैसा है बच्चों, यहाँ मास बहुत दूर दूर रखे होते हैं। कैसे रखे होते हैं, दूर दूर, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूअस बॉडी के बारे में। किसके बारे में, कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो कंटिन्यूअस बॉडी का। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। कंटिन्यूअस बॉडी क्या होती है बच्चों, कंटिन्यूअस बॉडी मतलब देखो एक पेन रखा है, क्या हम इसको अलग अलग मास मान सकते हैं, यहाँ जो एटम है और उसके साइड में जो एटम है। मतलब कंटिन्यूअस बॉडी वो होती है जिसके अंदर मास बिल्कुल पास पास हो, बिल्कुल ठूस ठूस के भरा हो, है ना, जिसको हम अलग अलग नहीं दिखा सकते। जैसे यहाँ पर 3 मासेस हैं, बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट मास होता है, अलग अलग मास, यहाँ मास रखा है, यहाँ मास रखा है, यहाँ मास रखा है। अब हम ऐसे फिगर्स का कंटिन्यूअस मास निकालेंगे। कहीं कहीं बुक में इसको रिजिड बॉडी भी कहा जाता है, रिजिड बॉडी, है ना। तो सिंपल से सबसे पहला केस मैं आपको समझाऊं, एक रॉड, कोई रॉड है, जैसे पेन एक रॉड की तरह ही, आप देखो ध्यान से, है ना, एक रॉड, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, किसी रॉड का सेंटर ऑफ मास आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको अब देखना है। हम इसको इतना पतला बनाएंगे कि हम सिर्फ एक ही एक्सेस मान के चलेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि इसको हमने बहुत ही पतला बनाना है, सब बिल्कुल ऐसा पतला सा। जिससे क्या होगा, हमको सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, बाकी दो को हम जीरो मान लेंगे। जैसे y को z को हम जीरो मान लेंगे, हमको सिर्फ x का निकालना है। कहाँ निकालना है, x का निकालना है, सिर्फ लेंथ वाइज निकालना है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर L लेंथ की एक रॉड दी है बच्चों, आपको L लेंथ की एक रॉड है। अगर L लेंथ का कोई बॉडी है और इसका टोटल मास आपको दिया है m, क्या दिया है, टोटल मास m दिया है ना। तो अपन डेरिवेशन में थोड़ा लिखते हैं, कैसे लिखोगे इसका डेरिवेशन, लेट अ यूनिफॉर्म रॉड, ध्यान रखना है वर्ड लिखना आप, यूनिफॉर्म रॉड मतलब उसका मास हर जगह सेम है, जितना मास उसका यहाँ है उतना ही यहाँ है, हर जगह इसका एक जैसा मास है, इसलिए इसको कहते हैं लेट अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, टोटल मास उसका m है, ठीक है, एंड लेंथ l, और उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, l है। इस प्रकार की बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जरूरत होती है, जिसको कहा जाता है डेंसिटीज। क्या कहते हैं, डेंसिटीज। जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे उसकी डेंसिटी होती है। यहाँ सिर्फ इसमें लेंथ है, क्या है, सिर्फ लेंथ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास में क्या होगा, लीनियर डेंसिटी कहते हैं। जैसे ये पेज जिसको ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक 2D फिगर है, इसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, तो इसमें एरिया होता है, तो इसकी क्या होती है, सरफेस डेंसिटी होती है। क्या होती है, सरफेस डेंसिटी। और एक होता है वॉल्यूम, जो ऐसा फिगर है जिसके 3D है, जिसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब है, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो उसकी वॉल्यूम डेंसिटी निकलती है बच्चों। सबका फॉर्मूला एक ही होता है, डेंसिटी का मास अपॉन लेंथ, या मास अपॉन एरिया, या मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, इसको ऐसा और लिख लो, इज सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, इज सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस मान लो, तो आपके लिए x निकालना पड़ेगा। y एक्सिस पर रखोगे तो y निकलेगा, सिंपल सी बात है ना। इट्स 1 एंड इज एट
ओरिजिन, इसका एक एंड जो है वो ओरिजिन पर रखा है। मैं फिर से इसका डायग्राम बना के दिखा दूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लीनियर मास डेंसिटी। ये जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन कर पाना इम्पॉसिबल है। लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा कहते हैं। मास डेंसिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि छोटी सी जगह में, इतनी सी जगह में कितना मास है, यहाँ से यहाँ तक, फिर इतनी जगह में कितना मास है। तो हमको एक छोटी सी लेंथ का पता लग जाता है कि 1 सेंटीमीटर का कितना मास है, 1 मीटर का कितना मास है, इस टाइप से। ये होती है लेंथ वाइज डेंसिटी, है ना। डेंसिटी मतलब इतनी यहाँ से यहाँ तक, सपोज 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मास कितना है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर, तो उसका मास कितना होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा बराबर टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, यानी लैम्डा की वैल्यू होगी m/l, मास अपॉन लेंथ इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कोई प्रॉब्लम हमको, लीनियर मास डेंसिटी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम इसको बना लेते हैं डायग्रामेटिकली, सोच लो आप। हमने ये सब बनाया है, ठीक है, x y z। हमको बाकी से मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ इतना सा मतलब है, हमारे रॉड रखी है x एक्सिस पर। ये आपका ओरिजिन 0,0, ये यहाँ से यहाँ तक l, टोटल l लेंथ। तो बच्चों यहाँ ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको मास तो मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, मास हमको एज्यूम करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर छोटे छोटे मासेस मानते हैं। क्या मानते हैं, छोटे छोटे मासेस मानते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा मास है, देखो छोटा सा मास। इस इतने छोटे से मास को मैंने एक छोटी सी टुकड़ा काट लिया और उसके मास को नाम दिया dm। वो मास यहाँ से कितनी दूरी पर है, वो सेंटर से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है बच्चों। कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। और इसकी जो विड्थ है ना, ये भी जो चौड़ाई है, जितना मैंने मास काटा है, इसकी भी कुछ ना कुछ चौड़ाई तो होगी। तो उस चौड़ाई को हमने नाम दे दिया dx लेंथ। कि जो dm मास है ना, ये dx लेंथ चौड़ा है, ये इतनी चौड़ाई है इसकी dx, और इसका टोटल मास है dm, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इस रॉड को, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस रॉड को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे छोटे छोटे dm में तोड़ सकता हूँ। देखो ये छोटा सा एक dm, ये छोटा सा एक dm, ये छोटा सा एक dm, ये छोटा सा dm, ऐसे छोटा सा dm, ऐसे छोटे छोटे सारे dm को जोड़ दूंगा तो पूरी रॉड का मास पता चल जाएगा मुझे। ऐसे छोटे छोटे dm को जोड़ देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, पूरी रॉड का मास पता चल जाएगा। और इस छोटे dm की जो लेंथ है उसको मैंने dx माना है, dx। तो यहाँ पर भी छोटी सी लेंथ dx, फिर छोटी सी लेंथ dx, ऐसी छोटी लेंथ dx, फिर ये इतना सा dx, फिर ये इतना dx, फिर ये छोटा dx। तो ऐसे dx dx को जोड़ूंगा तो पूरी लेंथ आ जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ होता है बच्चों, है ना। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, कभी चाहे तो देख लेना आप लोग। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर प्लस करने का काम करते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, देखिए हमारा जो फॉर्मूला था पहले, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में अदर सकता हूँ। हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में क्या था, सेंटर ऑफ मास का। अगर मैं आपसे XCOM पूछूं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, m1x1 प्लस m2x2, ठीक है। यानी मास और डिस्टेंस उसकी कहाँ से, सेंटर से। अब मान लो ये कितना मास है, dm मास है। कौन सा मास है, dm मास है। इन सबको जोड़ना है हमको। ऐसे बहुत सारे मासेस को मुझे जोड़ना है, m1x1, m2x2, m3x3, ऐसे बहुत सारे मास हो सकते हैं, m3x3, m4x4, m5x5। और अपॉन में क्या होता था, m1 प्लस m2 टोटल मास आता था, है ना। अगर इसी को मैं इंटीग्रेशन की तरह यूज़ करूँ तो आपके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो देखो। तब XCOM, किसी के लिए भी, सबके लिए फॉर्मूला एक ही बनेगा। x के लिए बात करोगे तो x आएगा, y के लिए बात करोगे बात हो जाए। तो XCOM का फॉर्मूला यहाँ से बनेगा। देखिए m1x1, m को मैंने मान लिया dm। क्या मान लिया, m को dm, और उसकी डिस्टेंस तो x ही है। तो हर dm की, ऐसे छोटा सा मान लो एक dm यहाँ पर भी मान लूँगा, तो उसकी भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, वो भी कोई ना कोई x ही होगी, है ना।
ये x है तो वो x1 होगी, x2 होगी, कुछ भी होगी, लेकिन होगी तो कोई ना कोई वैल्यू x में ही होगी। इस प्रकार से अगर एक और dm मान ले तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू x में ही होगी। तो यहाँ पर अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो जो टोटल सम मैं करूँगा, सम यानी होता है इंटीग्रेशन, सम यानी होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा एक्स डी एम, एक्स डी एम, एम की जगह आ जाएगा डी एम और एक्स की जगह पर एक्स ही रहेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे बच्चों, एक्स डी एम यहाँ पर, एक्स डी एम यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे होंगे, ये एक्स डी एम, ये एक्स डी एम, ये एक्स डी एम, ऐसे कितने डी एम होंगे एक्स और डी एम, ढेर सारे एक्स डी एम होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एक्स और डी एम होंगे। तो इन सबको जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, एक्स डी एम और अपॉन में आता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मतलब छोटे छोटे डीएम सबको जोड़ दो। अपॉन में टोटल मास आता है m1 m2 m3, तो नीचे छोटे छोटे मास जो हैं dm dm dm, इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने को हम इंटीग्रेशन कहते हैं बच्चों फिजिक्स में, इंटीग्रेशन dm। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप, एक्स dm अपॉन में dm, हर जगह यही फॉर्मूला चलेगा। अब हमको यहाँ से dm की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ dm का तो यहाँ पर m तो है ही नहीं, यहाँ पर तो x है। क्या हम x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं dm में? नहीं कर सकते। x का इंटीग्रेशन करना है तो x dx चाहिए, मतलब ये जो dx दिख रहा है ना, हमको dm और dx में रिलेशन लाना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, dm और dx में रिलेशन लाना होगा, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार समझा दूँ आपको मैं, है ना। एक्स-COM का फॉर्मूला होता क्या था, एक काम करते हैं, नए पेज पे थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला होता था सेंटर ऑफ मास का, बहुत सारे मान लो मासेस हैं, बहुत सारे मासेस हैं, तो फॉर्मूला ऐसा होता था m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, जितने हैं उतना होता जाता था, m3 x4 m5 x5 m6 x6 m7 x7, ऐसे बहुत सारे जितने हो, मान लो यार 4 थे, तो नीचे भी m1 प्लस m2 प्लस m3 और m4 होता है। तो अगर हम बोलें कि ऐसे 4 दिए यहाँ पर, ऐसे इनफाइनाइट बहुत सारे मासेस हैं छोटे छोटे, जिनको हमने क्या नाम दिया, डीएम नाम दिया। क्या नाम दिया, डीएम। तो एक्स-COM करने के लिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने के लिए हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। सब एक जैसी चीज़ें हैं, एक्स-एम 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 ही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स डीएम, क्योंकि हमने मास को छोटा छोटा डीएम मान लिया है ना। और अपॉन में सारे मासेस का प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑल डीएम, जितने भी डीएम उन सबका इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑल डीएम यानी सबका इंटीग्रेशन, वही लिखा है यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था कि फॉर्मूला बना कैसे, है ना। अब हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ एक काम करना है कि हम x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते dm के रिस्पेक्ट में, तो हमको यहाँ क्या करना होगा, हमको dm को बदलना होगा, और उस dm को बदलने का काम ये करेगा। बस बच्चों ध्यान रखना, कैसे करेगा ये समझो। देखिए, जब टोटल मास है तो टोटल लेंथ है, टोटल मास m है तो टोटल लेंथ l है। जब मैंने छोटा सा मास माना dm, तो छोटी सी लेंथ क्या मानी, dx, यही माने ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला फिर से क्या बनेगा हमारा, डेंसिटी का फॉर्मूला, ये पार्ट सिर्फ समझने के लिए छोड़ देना, यहाँ से आगे का डेरिवेशन करना। तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू dm अपॉन dx। फिर से मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर देखिए भाई, टोटल मास तो टोटल लेंथ, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हुआ, मास अपॉन लेंथ। अब आपने मास को छोटा सा कर दिया dm, और ये जो dm मास लिया उसकी लेंथ कितनी है, dx है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, dm अपॉन dx, है ना। अब dm की वैल्यू निकालना है तो dx अपॉन से यहाँ जाएगा, तो लैम्डा dx बराबर हो गया आपका dm। ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे dm के प्लेस पर, करें। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिर से लिखा, एक्स-COM का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स डीएम होता है, क्या होता है, एक्स डीएम, और डीएम की जगह पे रख दिया मैंने लैम्डा dx
अपॉन में, अब बच्चों अपॉन की वैल्यू को मैं फिक्स कर देता हूँ। जितने भी छोटे छोटे डीएम हैं, अगर उन सारे छोटे छोटे डीएम को मैं जोड़ दूँ तो टोटल मास आ जाएगा पूरा, पूरे मास को हम कहते हैं कैपिटल एम। तो अपॉन में इंटीग्रेशन को हटाकर मैं सीधा सीधा कैपिटल एम लगा देंगे, छुट्टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। dx मतलब लेंथ, और लेंथ कहाँ से कहाँ चल रही है? लेंथ हमारी चल रही है ओरिजिन यानी x बराबर 0 से लेके आखिरी लेंथ कितनी है l तक, 0 से लेके l तक चल रही है। यहाँ x 0 है, यहाँ x कितना होगा? इस लेंथ रॉड की लेंथ के बराबर होगा यानी l होगा। तो इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट हुआ है 0 से और कहाँ ख़त्म हुआ है? l के ऊपर, है ना। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। देखिए लेमडा कैसी वैल्यू है? लेमडा है कांस्टेंट वैल्यू। किसके लिए? dx के लिए लेमडा की कोई वैल्यू नहीं है। dx के लिए लेमडा कांस्टेंट है, x उसके लिए वेरिएबल है, तो हम x को यहाँ रखेंगे, लेमडा को बाहर रख देंगे। ठीक है, लेमडा को हमने बाहर रख दिया। अब हमको करना है इंटीग्रेशन। अंदर क्या बचेगा? x और m को ही बाहर रख दो। इंटीग्रेशन करेंगे हम x dx का, और लिमिट हमारी 0 से l तक है। x 0 से लेके x l तक हमको इंटीग्रेट करना है। एक छोटा सा फॉर्मूला इंटीग्रेशन x dx का होता है बच्चों, x की पावर n लगा दो यहाँ पर तो समझ में जल्दी आएगा। x की पावर n, अगर इंटीग्रेशन में x के ऊपर कुछ पावर है तो क्या होता है? पहले तो वो पावर एक बढ़ जाती है बच्चों। इंटीग्रेशन में हमेशा एक पावर बढ़ती है, n है n+1। डिफरेंशिएशन में एक कम होती है, इंटीग्रेशन में एक बढ़ती है, और अपॉन में जो ये वैल्यू है एज इट इज़ वही वैल्यू नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। पावर जो है उसमें एक प्लस होता है, तो यहाँ पावर 1 में 1 पावर प्लस होगी, तो हमारा XCOM क्या बन जाएगा? हमारा XCOM बन जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि 1 + 1 2, जो ऊपर 2 है वही 2 नीचे आ जाएगा। और ये हमने लिमिट रखी 0 से लेके l। 0 होती है लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। हम लिमिट लगाते कैसे हैं बच्चों? हम लिमिट लगाते ऐसे हैं, पहले x की जगह l रखेंगे बड़ी लिमिट, तो यहाँ रखा मैंने l²/2, ये फॉर्मूले का माइनस, बड़ी लिमिट लगने के बाद लगता है माइनस, फिर x की जगह छोटी लिमिट 0²/2। अब 0²/2 तो 0, तो 0 वाली टर्म तो ये बाहर हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा? l²/2 बचेगा। अब यहाँ से लिखा है λ/m। अब लेमडा की वैल्यू भी रख दो आप। लेमडा की वैल्यू क्या थी बच्चों? m/l थी लेमडा की ये वैल्यू, ये भी यहाँ रख दो। लेमडा की जगह ऊपर m नीचे l, m से m कैंसिल, तो क्या बचा? XCOM की वैल्यू हो गई, ऊपर है l², ये m से m कट गया, अपॉन में बचा एक l, यहाँ से क्या बचा? l, यहाँ से बचा 2, ये वैल्यू 0 है, हटा दे इसको। तो ऊपर l², नीचे एक l और 2, एक l से एक l भी कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बचेगा फाइनली? l/2 बचेगा। क्या बचेगा? l/2, यानी XCOM जो है आपका वो कहाँ होगा? l/2 पर होगा। तो दिक्कत है हमको इसमें? ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। XCOM निकालना हमने सीख लिया है। उसकी लेंथ के बीच में होगा, जहाँ पर भी लेंथ है, जहाँ पर भी लेंथ है उसके बीच में होगा, है ना। अब अगर मान लो इसी में एक छोटा सा मैं चेंज कर दूँ बच्चों, ये डेरिवेशन यहाँ क्लियर होता है बच्चों। तो कोई यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसकी लेंथ के बीचों बीच l/2 पर होगा, l/2 पर होगा। अगर हम रॉड को मान लो ऐसा रखते हैं कि उसका आधा हिस्सा लेफ्ट में होता, आधा राइट में, तब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? ओरिजिन पर होता। कहाँ होता? ओरिजिन, क्योंकि आधा l इधर, आधा l इधर, मतलब बिल्कुल कहाँ होती वो? सेंटर में। सेंटर मतलब ओरिजिन पर होती। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन रॉड वाले सॉल्व कर लोगे। इसमें सेकेंड टॉपिक आता है बच्चों सेंटर ऑफ मास में रिंग का, है ना। सेमी सर्कुलर रिंग आती है कोई सी। ठीक है, क्या देखेंगे कि कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, हम उसका सेंटर ऑफ मास देखते हैं। हेडिंग डाल लें,
सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्क्यूलर रिंग, कोई सेमी सर्कुलर रिंग है उसका देख लेते हैं हम लोग। तो क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर रिंग बना रहे हैं, है ना, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, और ऐसी एक क्या है हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है। थोड़ी सी विड्थ जरूर होगी इसकी, है ना, थोड़ी सी विड्थ जरूरी होगी इसकी। इस रिंग का जो टोटल मास है उसको हमने क्या माना है कि ये रिंग का टोटल मास m है, और इसकी जो रेडियस है हम उसको r मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? कैपिटल R एज्यूम कर रहे हैं। तो m क्या है बच्चों? इसकी टोटल मास है इसका, है ना, और इसकी जो टोटल ये जो लेंथ होगी इस रिंग की वो कितनी होगी? इस रिंग की जो टोटल लेंथ है बच्चों, वो देखो सर्कल की टोटल लेंथ होती है 2πr होती है ना, इस पूरी, ये सर्कल का आधा हिस्सा है, इतना हिस्सा है, तो इसकी आधी कर दो 2πr/2, तो πr क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ होगी, ठीक है। πr क्या है? यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ है। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिख लो थोड़ा सा, लेट अ सेमी सर्कुलर रिंग of radius r and mass capital M is situated in XY plane। ये किस में रखी है? XY प्लेन में है। is situated in XY plane such that its सेंटर इज एट ओरिजिन। इसका सेंटर कहाँ होगा बच्चों? ओरिजिन पे होगा। तब बात ध्यान से देखिए, ओरिजिन के इधर भी जितना हिस्सा है उतना ही हिस्सा इधर है, यानी एक्स एक्सिस पर तो ये बिल्कुल सेंटर में रखी हुई है। एक्स एक्सिस पर तो ये कहाँ रखी हुई है? सेंटर में रखी हुई है। कहाँ रखी है? एक्स एक्सिस पर तो ये सेंटर में रखी हुई है, यानी इसका निकलेगा क्या? इसका निकलेगा वाई एक्सिस। हमको क्या निकालना है? इसके सेंटर ऑफ मास का वाई एक्सिस निकालना है, क्योंकि एक्स तो देखो जब भी कुछ सिमेट्री आती है बच्चों, जैसे स्क्वायर आता है, सर्कल आता है, और अगर वो उसका सेंटर जैसे यहाँ रखा है तो एक्स एक्सिस जो ये है इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पर यहीं सेंटर के ही लाइन पर कहीं ना कहीं आएगा, यानी एक्स तो हमेशा जीरो रहेगा, ये गारंटी है। इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स निकालोगे ना तो जीरो ही आना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकली रखी हुई है। अगर ये यहाँ नहीं होती, मान लो कि इसका ये वाला हिस्सा यहाँ होता और ये वाला हिस्सा आगे कहीं होता, जैसे इस टाइप से बताऊँ मैं आपको, ये कुछ ऐसे होती, तब इसका एक्स एक्सिस इन इसका जो सेंटर आता वो सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं बीच में निकलता, तब इसका एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आती, तब इसकी एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आती, ठीक है, यहाँ पर कहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, इसका आधा हिस्सा एक्स के इस तरफ रखा है, आधा हिस्सा एक्स के इधर है, यानी इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का वो इस वाई एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं आएगा, इसलिए हम एक्स एक्सिस निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। चाहो तो करके देख लेना, आ जाएगा। क्लियर क्लास? तो इसके लिए हमने क्या करा बच्चों, हमने इसके लिए एक छोटा सा, हम सबको पता है कि हम छोटा सा मास का एलिमेंट मानना पड़ता है हमको, क्योंकि हमारे फॉर्मूला क्या होता है, हमने कल फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डी एम अपॉन टोटल मास। ये होता है हमारे सेंटर मास का फॉर्मूला। अगर हम एक्स एक्सिस का निकाले तो, अगर वाई का निकाले तो यहाँ पर वाई आ जाता है, वाई डी एम, है ना, ठीक है। तो हमको एक छोटा सा मास एलिमेंट मानना पड़ेगा, डीएम। क्या मानना पड़ेगा? छोटे से मास का एलिमेंट डीएम एज्यूम करना होगा। तो हमने यहाँ पर छोटा सा मास का एलिमेंट एज्यूम किया डीएम, कि ये इतना छोटा सा जो एलिमेंट है डीएम है। मैं थोड़ा और बड़ा कर लो, इतना समझ में आ जाए। ये इतना बड़ा एलिमेंट जो है मैंने मास का मान लिया, इतने एलिमेंट का मास क्या माना हमने? डीएम माना।
बच्चों ये मास का एलिमेंट डीएम माना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई ना कोई एंगल बन रहा है छोटा सा, दोनों रेडियस के बीच में छोटा सा एंगल बन रहा है। तो एंगल क्या होगा, इस एंगल को हमने मान लिया डी थीटा। क्या मान लिया है, डी थीटा। ये एंगल हमारा कितना है, डी थीटा। ये इतना छोटा सा एंगल डी थीटा है, और हमने जो ये मास का जो ये माना है डीएम, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है बच्चों। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें हमको डिस्कस करना पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमको ये लिखना है कि इस सिस्टम की डेंसिटी क्या दी है, तो हम यहाँ पर डेंसिटी लिखेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बच्चों ये एक लाइन ही है, लीनियर चीज़ें हैं। ये जो रिंग होती है, रिंग बहुत पतली होती है, तो इसको हम 1D ही मानते हैं। क्या मानते हैं, 1D, 2 डायमेंशन नहीं मानेंगे, 1 डायमेंशन ही। मैंने बनाया ऐसा है समझाने के लिए, थोड़ा चौड़ा, इतना चौड़ा नहीं होता है। हमने 1 डायमेंशनल रिंग ली है। कैसी रिंग ली है, 1 डायमेंशनल। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी सपोज हमको गिवन है, सपोज इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होती है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन लेंथ होती है बच्चों। तो ये टोटल मास इसका m, टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ पाई आर है। पाई आर पहले ही बता चुका हूँ। पाई आर क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल की ये सरकमफेरेंस 2 पाई आर से हाफ होती है। तो पाई आर क्या हो गया बच्चों, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। चलिए ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फ़ायदा मैंने बता ही चुका हूँ आपको रॉड वाले केस में, है ना। अभी आपको आगे दिखाएंगे। और एक रिलेशन आपको पता होगा, कौन सा रिलेशन बच्चों, आर्क और रेडियस वाला रिलेशन पता होगा आपको। देखो जो डीएम मास है, इसकी जो ये थोड़ी सी लेंथ तो होगी, ये लेंथ को अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ। आर्क का एक फॉर्मूला होता है ना। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों आर्क का, एक फॉर्मूला हम लोग 10th में पढ़ते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले में पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले पढ़ते हैं। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। क्या होता है, एल बाई आर होता है। थीटा कितना है हमारा, इतनी सी लेंथ का जो थीटा है वो डी थीटा है, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। रेडियस कितनी है, आर है। तो अब मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, फेयर वर्क। ये इतना सा रफ वर्क मैंने बताया था समझाने के लिए आपको ना। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ मास एलिमेंट। मैंने मास का जो एलिमेंट माना ना डीएम, हमने जो ये मास का एलिमेंट माना, इसकी छोटी सी कोई ना कोई लेंथ होगी। ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होती है इस फॉर्मूले से, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, से आर यहाँ चला जाता है। तो ये जो इतनी सी आर्क है, इसकी लेंथ आ जाती है एल इंटू थीटा। थीटा अपना यहाँ कितना है, इतना थीटा, डी थीटा होता है बच्चों, एल डी थीटा। एल मतलब यहाँ पर रेडियस से, सॉरी आर डी थीटा, एल बराबर आर इंटू डी थीटा, रेडियस इंटू डी थीटा। क्लास 10th में आपने देखा होगा बच्चों, मैं बताऊँ आपको फिर से थोड़ा सा, कि ये हमारी कोई आर्क है, आर्क को सेंटर से मिलाते हैं तो थीटा एंगल आता है। तो ये इतनी आर्क की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है, ठीक है। उसी रिलेशन से हमने इतने से मास एलिमेंट की लेंथ निकाल ली, जो निकली आर डी थीटा। क्या निकली, आर डी थीटा निकली। क्लियर है। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा लॉजिक आगे और लगाएं। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकालेंगे डीएम की। किसकी वैल्यू निकालना है, डीएम की, क्योंकि हमको पता है हमको जो वाई सी ओ एम करना पड़ेगा, उसके अंदर यहाँ पर वाई आएगा और यहाँ डीएम आएगा। हम वाई का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते डीएम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाई का रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ वाई चाहिए, है ना। यहाँ डीएम लिखा है, डीएम का रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डीएम के रिस्पेक्ट में एक्स का या वाई का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो मैंने जैसे रॉड में चेंज करके दिखाया था, वैसे ही हम इस डीएम को बदलेंगे। इसके लिए फिर से समझ लो, देखिए मेरी बात, इस पूरी लेंथ
पाई आर, ये पूरी लेंथ कितनी है पाई आर, यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ है पाई आर। इस पूरी का मास m होता है, इसी को हमने डेंसिटी से नाम दिया लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर। ठीक है, अब अगर मुझे इतनी लेंथ का मास नहीं निकालना है, मुझे थोड़ी सी लेंथ का मास निकालना है। कितनी लेंथ का मास निकालना है? थोड़ी सी लेंथ का। कितनी लेंथ का? सिर्फ इतनी सी लेंथ में ये कितना मास है, अगर मुझे ये निकालना है कि ये इतनी सी लेंथ में कितना मास है, तो हम इस डेंसिटी के फॉर्मूले इसमें इस लेंथ का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमको पता चलता है dm इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। क्या हुआ ये? फिर समझाता हूँ। देखो, मान लो ये आपकी जो रॉड है, इसका टोटल मास कितना है? m है ना। जब m को हमने किससे डिवाइड किया? पाई आर से, तो हमको पता चला इसकी डेंसिटी। डेंसिटी मतलब छोटी सी जगह में कितना मास है ना। हम ये मानते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर या 2 मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के मास के बराबर होती है, हम इसको मान के चलते हैं ऐसा। अब हमको चाहिए इतनी लेंथ में कितना मास होगा, ये जो इतनी सी लेंथ मैंने मानी इसमें कितना मास होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इतनी सी लेंथ का। लेंथ का फॉर्मूला क्या बना लिया? लेंथ ऑफ मास एलिमेंट आर डी थीटा है, लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें। क्लियर है? आर से आर कैंसिल, तो डी एम की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? डी एम की वैल्यू आ गई m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। अब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। हम निकालेंगे वाई सी ओ एम, क्योंकि एक्स सी ओ एम तो मैंने तुमको बता ही दिया कहाँ पर आएगा। एक्स सी ओ एम हमारा 0 ही आने वाला है, क्योंकि हमने ऐसी सिमेट्री लगाई है कि ये सेंटर पर ही निकलेगा, ये कहीं ना कहीं सेंटर पर ही आने वाला है। यहाँ पर आएगा तो वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है? 0, तो निकालने से फ़ायदा ही नहीं है। तो हम निकालेंगे सीधा वाई सी ओ एम। वाई सी ओ एम निकालने का भी सिंपल फॉर्मूला होता है वाई इंटू डी एम अपॉन में, सॉरी यहाँ अपॉन मत लगाइए, अपॉन में टोटल मास। अब देखिए डीएम तो आपने निकाल लिया, लेकिन वाई को नहीं निकाला है ना। अब वाई के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको छोटा सा फॉर्मूला समझाता हूँ, है ना। देखिए, हमने देखा था वेक्टर्स को रिजोल्यूट करने वाला फॉर्मूला देखा था ना। अब यहाँ से देखो, ये थीटा एंगल है, ये इतना एक्स और ये इतना वाई, और ये हमारी रेडियस आर। इसको मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ये थीटा, ये आर, ये एक्स और ये वाई। अगर मुझे वाई निकालना है, अगर हमको ये वाई निकालना है, तो मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वाई अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मुझे वाई निकालना है तो आर यहाँ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ वाई बराबर आर साइन थीटा। क्या कह सकते हैं? वाई बराबर आर साइन थीटा। ये क्यों कर रहे हैं? हमको इसलिए कर रहे हैं बच्चों, अभी सिखाता हूँ आपको। हमने लिखा वाई बराबर आर साइन थीटा। हमने डीएम की वैल्यू निकाली, क्या आई? डीएम की वैल्यू आई m अपॉन पाई इंटू डी थीटा आई। अब अगर मान लो मैं डीएम की जगह ये रखता, तो क्या y का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो सकता है? नहीं, मुझे यहाँ पर थीटा तो चाहिए ना, इसलिए मैंने y को कन्वर्ट किया थीटा के फॉर्म में। तो y बराबर क्या निकला? r साइन थीटा निकला। y बराबर क्या निकला? r साइन थीटा। बस अब कर देंगे हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन फास्ट। कैसे? देखिए, आर एम पाई तीनों कांस्टेंट है ना, रेडियस चेंज होना है ना, मास ना पाई। तो आर एम अपॉन पाई को मैंने बाहर निकाल लिया। एक और चीज़, इसके अपॉन में टोटल मास भी लिखा है, हम उसको भी कट कर देते हैं। अपॉन वाले मास को कट करें, अपॉन वाला मास इससे कट हो जाएगा, ये पाई जो है नीचे आ जाएगा। तो मैं फिर से लिख लूँ वाई सी ओ एम बराबर आर अपॉन पाई, बाहर आ गया, आर अपॉन पाई बाहर आ गया, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? तो थीटा जो है हमारा 0 से 180 तक है। थीटा हमारा 0 से 180, 0 को 0 कहते हैं और 180 को यहाँ पाई कहते हैं, आपको पता ही होगा। रेडियन में बात चल रही है एंगल की, तो 0 से एंगल कहाँ तक चल रहा है? पाई तक।
इंटीग्रेट करना है क्या, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। हमको सिर्फ यही करना था कि यहाँ अगर डी थीटा लिखा है तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए कौन चाहिए, कोई थीटा वाली वैल्यू चाहिए थी, कोई कौन चाहिए था, थीटा वाली वैल्यू, जो कि हमने साइन थीटा निकाली है ना। अगर इस थीटा वाली वैल्यू के वाई के रिस्पेक्ट में, अगर मैं डी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर वाई का इंटीग्रेशन करता तो हो पाता क्या, नहीं हो पाता ना, दोनों वैल्यू अलग अलग है इसलिए। चलिए अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, जो वैल्यू बाहर है उनको बाहर ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम लिख लेते हैं वाई COM इज इक्वल्स टू R अपॉन पाई, इंटीग्रेशन तो कर दिया हमने, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से लेकर पाई तक, लिमिट है हमारी 0 से लेकर पाई तक। चलिए हमारा इंटीग्रेशन हो गया, हमको लिमिट लगाना है, क्या लगाना बच्चों, हमको लिमिट लगाना है। लिमिट कैसे लगती है बच्चों, लिमिट लगती है पहले बड़ी वैल्यू पाई फिर छोटी वैल्यू ना, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो माइनस कॉस पाई, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या होता है फॉर्मूले का माइनस होता है, और ये है ऑलरेडी माइनस कॉस पाई की जगह, थीटा की जगह अब क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो बच्चों वाई COM की वैल्यू हो गई है R अपॉन पाई, कॉस 180, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बच्चों -1 होती है, क्या होती है -1 होती है, और ये बाहर एक -1 लगा है, ये माइनस लगा है, इतने की वैल्यू कॉस पाई की वैल्यू है -1, एक माइनस बाहर लगा है तो ये बन जाएगा +1, क्या बन जाएगा +1, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे बच्चों प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पहले ही बता चुके हैं, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अल्टीमेटली 1 + 1 2, तो हमारे वाई COM की वैल्यू क्या हो गई 2R अपॉन पाई। याद भी रखिएगा बच्चों, निकालना भी आपको आना चाहिए, दोनों तरीके हमने सीख लिए। वाई COM की वैल्यू क्या आ गई 2R अपॉन पाई आ गई है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x तो 0 है, और y क्या होता है यहाँ पर 2R अपॉन पाई होता है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत हमको इसमें। लेकिन ये कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन क्या है कि हमारी रिंग XY प्लेन में रखना चाहिए, मतलब उसका सेंटर अगर ओरिजिन पर है तो, अगर सेंटर ओरिजिन पर है तो ऐसा होगा, ठीक है। अब अगर मान लो छोटा सा एग्जांपल फिर दो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, और इस सर्कुलर जो रिंग थी ना, इसको मैं सेमी सर्कल की जो रिंग थी इसको सर्कुलर बना दूं ऐसे, तब आप क्या देखोगे x और y दोनों सेंटर पर ही आएंगे, तब उसके सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है ओरिजिन पर ही निकलेगा। अगर पूरी रिंग आ जाएगी तो कहाँ निकलेगा ओरिजिन के ऊपर ही निकलेगा। क्लियर है? चलिए बच्चों इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा आसानी से। तो अब क्लास हम लास्ट और फाइनल डेरिवेशन देख लेते हैं, जो है कि हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क का। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये सब लाइन वाले देखे, प्लेन वाले देखे। अब हम देखेंगे डिस्क, मतलब 2D डिस्क, यानी क्या देखेंगे 2D डायग्राम देखेंगे बच्चों। 2 डायमेंशनल डिस्क क्या होती है बच्चों, डिस्क आपने देखी होगी, लेकिन सेमी सर्कुलर डिस्क देखेंगे, सर्कुलर डिस्क नहीं देखेंगे, सेमी सर्कुलर डिस्क। सो हेडिंग है नंबर 3, हेडिंग हमारी क्या होगी बच्चों, सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क। कोई सेमी सर्कुलर डिस्क है, हमको इसका क्या करना है, सेमी सर्कुलर डिस्क का हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे कि हमने XY प्लेन में एक सेमी सर्कुलर डिस्क रखी है, ठीक है, ये डिस्क है इसलिए मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये डिस्क समझ में आ रही है आपको, डिस्क के मतलब इसमें पूरी प्लेट है, एक 2D प्लेट है, इस पर पूरी प्लेट पर मास है भरा हुआ है ना। आपने CD देखी है, CD बच्चों आप लोगों ने DVD CD देखते हैं, वो एक सर्कुलर डिस्क होती है, अगर उसको बीच में से काट दें तो सेमी सर्कल की डिस्क बन जाएगी। आपने D देखा होगा आप लोगों का, चांदा जो होता है D, वो बिल्कुल सेमी सर्कुलर डिस्क का काम करता है ना। तो हम एक सेमी सर्कुलर डिस्क मान रहे हैं जो कि कहाँ रखी हुई है, इन X एंड Y प्लेन,
जो कि एक्स वाई प्लेन में रखी है, और उसका सेंटर अगेन ऑन द ओरिजिन, उसका सेंटर फिर से कहाँ आ रहा है, ओरिजिन के ऊपर ही आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पर ही आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है, आधी एक्स के इधर है, आधी एक्स के इधर है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस लाइन पर ही होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो आने वाला है गारंटेड, ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के हिसाब से, है ना। अब y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो हम क्या लिख लेते हैं, कंसीडर, यहाँ पर कंसीडर करो, कंसीडर अ सेमी सर्क्यूलर डिस्क, डिस्क की क्यों, देखो सर्कल सेमी सर्कुलर है तो डिस्क की कोई ना कोई रेडियस होगी बच्चों, सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस की डिस्क है हमारी, ये रेडियस कितनी है हमारी आर, ओके। एंड, और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, एंड ऑफ मास कैपिटल एम, और उसका कैपिटल एम मास है बच्चों, मास कितना है, कैपिटल एम है। इट्स मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी कह सकते हो, सिग्मा कहते हैं बच्चों ज़्यादातर इसको, सिग्मा जो है सरफेस मास डेंसिटी वो होती है टोटल मास बाय टोटल एरिया। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल के एरिया का हाफ, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका आधा यानी अपॉन में 2, अपॉन का 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी मिल गई, सिग्मा की वैल्यू आपको मिल गई है 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है हमको, नहीं है। देखिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ले जाऊं, मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास YCOM, जिसका फॉर्मूला होता है YDM अपॉन में टोटल m। y की वैल्यू फाइंड करना है, चलिए कर लेंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और dm को चेंज करना है ना, दोनों वैल्यूज़ को हमको चेंज करना है। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर बच्चों जब हम सर्कुलर डिस्क की वैल्यू निकालते हैं तो हम, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूं कि सर्कुलर डिस्क कैसे बनेगी, तो आप क्या कहेंगे कि सर्कुलर डिस्क बनेगी छोटी छोटी सर्कुलर रिंग से, सेमी सर्कुलर डिस्क, सॉरी सेमी सर्कुलर डिस्क कैसे बनती है, सेमी सर्कुलर रिंग, देखो अगर मैं ऐसी छोटी छोटी रिंग को जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं जोड़ता जाऊं तो डिस्क बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डिस्क। यानी हम छोटी छोटी सेमी सर्कुलर रिंग्स को, सेमी सर्कुलर रिंग्स को जोड़ते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, छोटी छोटी सेमी सर्कुलर रिंग को जोड़ते जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा इस पूरी डिस्क के बारे में। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि द सेमी सर्कुलर डिस्क can be considered to be made up of सेमी सर्कुलर रिंग्स, मतलब किससे बनी होती है, सेमी सर्कुलर रिंग्स से बनी होती है, किससे बनी होती है, ऐसी छोटी छोटी रिंग से बनी होती है, समझा दिया मैंने आपको। अगर मैं छोटी छोटी रिंग ऐसे बनाता जाऊँ सेमी सर्कल की, तो वो जुड़ जुड़ के एक बड़ी सी डिस्क बना लेता है, क्या बना लेता है, बड़ी सी डिस्क। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी सेमी सर्कुलर रिंग मान ली है, यहाँ से ऐसी छोटी सी रिंग मान लो बच्चों, थोड़ा सा चौड़ा दिखाना समझने के लिए। इस छोटी सी ये रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी है, r है, छोटी सी सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस क्या है, r, और जो इसकी चौड़ाई दिख रही है ना बच्चों आपको, ये चौड़ाई, ये हम dr मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, dr, है ना। ये चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो वो डिस्क बन जाएगी, है ना। तो ये dr टोटल हमारी क्या है, इसकी विड्थ है, चौड़ाई को विड्थ कहते हैं हम लोग। तो dr विड्थ की हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग मानी है, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर, मतलब इस रिंग की छोटी सी ये जो रिंग मैंने मानी है, इसकी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम आगे लिखते हैं सच अ रिंग ऑफ विड्थ dr, dr विड्थ की, सच अ रिंग ऑफ विड्थ dr एंड रेडियस r is taken with mass dm। मतलब हमने यहाँ पर एक छोटी सी रिंग मानी है, इस रिंग का जो मास है, इस इतनी सी रिंग का मास हमने क्या माना है, इस इतनी सी रिंग का हमने मास माना है dm। इस रिंग की चौड़ाई कितनी है dr, और ये सेंटर से r डिस्टेंस पर है, मतलब इस रिंग की क्या है, इस रिंग की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक r हो गई बच्चों, कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक r हो चुकी है। ठीक है, अब हमने जो रिंग अभी पीछे क्वेश्चन में किया है कि रिंग जो बनाई उसका सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया था, क्या निकला था 2m अपॉन पाई, सॉरी 2r अपॉन पाई निकला था हमारा। अब बच्चों ये जो रिंग हमने मानी है इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ यहाँ से यहाँ तक की हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, और इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी विड्थ ये चौड़ाई मैंने dr मान ली है, तो इसका एरिया निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ बात एरिया से चलेगी, क्योंकि ये डिस्क है, यहाँ पर इसका मास जो है वो लेंथ पर नहीं बटा हुआ है, एरिया पर बटा हुआ है ना, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, ये जो रिंग मैंने मानी रिंग का एरिया निकालूंगा। सो एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया कितना होगा, देखिए रिंग का एरिया होता है, किसी भी चीज़ का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, टोटल लंबाई इंटू टोटल चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस रिंग की अगर लेंथ की बात करें तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, पाई आर होती है। अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा कि सेमी सर्कल रिंग की लेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है, टोटल सर्कल की 2 पाई आर, इतने की होती है हाफ पाई आर, यानी कि ओनली पाई आर, यहाँ से यहाँ तक पाई आर, और आर कितना दिया है, रिंग का आर छोटा आर है, ध्यान रखना, ये जो रिंग है ना इसका आर कैसा है, स्मॉल आर है, तो इसका एरिया होगा पाई आर इंटू डी आर, ये लेंथ और ये इतनी सी चौड़ाई ब्रेड्थ डी आर, तो पाई आर डी आर क्या हो गया, एरिया ऑफ रिंग हो गया। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये छोटा सा एलिमेंट डी आर भी तो निकालना है, ये सॉरी ये जो डी आर की जो मास है डी एम, इसको भी निकालना पड़ेगा। हमने सिग्मा बराबर क्या देखा, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर, जब इतना एरिया है पाई आर स्क्वायर तो 2m मास है, कितना मास हो गया इसका 2m, तो अगर मेरे पास सिर्फ कितना एरिया है, इतना एरिया है, तो उसका मास क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे निकालेंगे, तो मास dm निकालने के लिए मास dm ऑफ रिंग कितना होगा, मास dm निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा इंटू पाई आर डी आर। सिग्मा की वैल्यू रख लीजिए, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर, या इसकी वैल्यू हम चाहें तो सिग्मा की बाद में रख सकते हैं, हमें इतनी कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। ठीक है, हम क्वेश्चन होने के बाद इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे dm की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, dm की वैल्यू आ गई, पाई से पाई कैंसिल करो, 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर। चलिए तो dm की वैल्यू फाइनली हमारी आ गई 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, आर बदल सकता है, डी आर बदल सकता है। क्यों बदल सकता है भाई, क्योंकि हम जैसे ये रिंग मानी मैंने, अगर मान लो यहाँ पर बड़ी रिंग मानूंगा तो उसकी ये आर की वैल्यू बदल जाएगी ना उसके लिए, इसलिए क्योंकि ये जो रिंग है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल चीज़ों का ही क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन होता है। चलिए हमारे वाई सी ओ एम की वैल्यू क्या होती है, वाई सी ओ एम की वैल्यू होती है वाई डी एम अपॉन में टोटल एम। डी एम की वैल्यू हमने निकाल ली है, वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वाई एक्चुअल में क्या होना है, वाई है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने क्या निकाला था, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास, तो y की वैल्यू क्या निकली थी बच्चों, y की वैल्यू होती है
2r/पाई, 2r/पाई। तो हम y की वैल्यू रखते हैं, YCOM जो है हमारा, y की जगह हम लिखेंगे, एक गलती यहाँ भी हो गई, हमने स्मॉल m कर दिया कैपिटल m को, इसको कैपिटल M कर लेना बच्चों। तो y की जगह हमने क्या रखा, 2r/पाई। क्या होता है, 2r/पाई होता है बच्चों। और dm की वैल्यू क्या है हमारे, dm की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2m/r² इंटू r/dr अपॉन में टोटल मास m, अपॉन में क्या है, टोटल मास बच्चों हमारा m हो गया। क्लियर है हमें को इतना, कैंसिलिंग कर लेते हैं, कुछ कट रहा है क्या, हाँ एक m से तो m कट ही जाएगा, ये इंटीग्रेशन लिख लो यहाँ पर, ठीक है। तो YCOM का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, पहले तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालो, 2×2 बाहर आ गया है ना, 2×4 बाहर आ गया, पाई अपॉन में है बाहर आ गया, और r का स्क्वायर भी अपॉन में वही बाहर आ गया, अंदर बचा r r का स्क्वायर और TR, ठीक है। इंटीग्रेशन होगा हमारा 0 से लेकर r में, ठीक है। 4/πr² हमने किया, इंटीग्रेशन करेंगे r² का, तो r² का इंटीग्रेशन होता है r⁻³ पता ही होगा, पावर एक बढ़ती है तो पावर 2 से +1 3 और वही 3 नीचे आ जाता है, लिमिट 0 से लेकर r तक, ठीक है। एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं 4/πr², एक बार r रखा तो ये हो जाएगा r⁻³ फॉर्मूले में माइनस लगाऊंगा, इसकी जगह 0 रखूंगा, तो 0 वाली वैल्यू लिखने की ज़रूरत है बच्चों, चलो लिख लेते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ये अपर लिमिट रखी, r के प्लेस पे बड़ा r³ माइनस r के प्लेस पे 0/3, ये 0 है हट जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 4r³ अपॉन में πr² इंटू 3, ठीक है। 4 यहाँ r² है, यहाँ r3 है, दो पावर से कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगी, एक पावर बचेगी r, 4r अपॉन में 3, नीचे का r² इससे कट चुका है, ऊपर 3 पावर है, 3 पावर मतलब ऐसा होता है बच्चों r, नीचे 2r है, एक r बचेगा ऊपर, तो ये r बच गया, नीचे 3/, ये आपके YCOM की वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क होता है 0,4r/3π, ये y एक्सिस की वैल्यू, ध्यान रखना बच्चों। तो तरीके हमने सारे सीख लिए हैं, है ना। तो यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेंटर ऑफ मास की मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।